नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 16 जनवरी को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रथम पारी का, और यहाँ पर जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे तो एग्जैक्ट हूबहू जीके के 40 में से 39 सवाल मिल चुके हैं। और इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। मतलब सवाल से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आने वाले सेट पे बन सकते हैं, क्योंकि आज भी प्रथम पारी में बहुत से सवाल है वो आपके रिपीट हुए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों सेप्टों के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट पर पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों नहीं हो जाए। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी सवाल जब अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा और बहुत से सवाल मिस हो सकते हैं। इसलिए डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है 9 वर्ष पर 299 रुपये में आपकी अनलिमिटेड टेस्ट है। बहुत से एग्जाम इसमें रेलवे के भी नहीं, एसएससी या फिर 100+ एग्जाम के जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के 12,000 प्लस टेस्ट 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। इसमें यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, एनटीपीसी के 162, अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसके मॉक टेस्ट भी वहाँ पर डाल दिए गए हैं स्मृति आधारित, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा पेपर आएगा तो आपका कैसा यहाँ पर स्कोर होने वाला है। बाकी यहाँ पर एक क्रैश कोर्स भी जारी किया गया है, वो भी आप 349 रुपये में ले सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और TTGK कूपन कोड अप्लाई करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आज आपकी जो प्रथम पारी में पूछे गए टोटल जीके के सवाल और बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने वाले हैं। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में रेडियो का जो पहला प्रसारण हुआ था वो 1927 को हुआ था। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ था। और 1927 में मुंबई और कोलकाता में 2 प्राइवेट स्वामित्व वाले ट्रांसमीटर हैं, वहाँ से प्रसारण सेवा की स्थापना की गई थी। और उसके बाद ये जो स्वामित्व है प्राइवेट वाला जो ट्रांसमीटर वाला, वो 1930 में सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से उन्हें संचालित किया जाना स्टार्ट किया गया है। तो 1927 में जो प्रसारण हुआ था उस समय प्राइवेट ट्रांसमीटर से हुआ था, और 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उनके द्वारा इसका संचालन किया गया। और फिर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया है 1936 में। और 1957 में आकाशवाणी के नाम से इसे जाना जाने लगा है। और बात करूं मैं वर्ल्ड वाइड की, ये तो आपकी इंडिया का हो गया। वर्ल्ड वाइड में 1900 की बात है, आपको पता होना चाहिए रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी है। तो मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत की थी। 1900 की बात है। अगला सवाल देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र कौन सा प्रचलित तलवार लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? तो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है जो तलवार का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है? तो ये छलिया नृत्य आपको करेक्ट करना था इसका आंसर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य समझौता हुआ है? तो बात हो रही है यहाँ पर लखनऊ समझौता की। तो सवाल में दिया गया था कि गरम दल, नरम दल और किन के मध्य समझौता हुआ है, तो आपको आंसर करना था वहाँ पर मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गरम दल, नरम दल हो गई, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता हुआ है वो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ये समझौता कब हुआ था? तो ये 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया है। और इसमें मैं बात करूं प्रमुख नेताओं के समझौते में, तो मोहम्मद अली जिन्ना हो गए और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ है 1916 में वो किन की अध्यक्षता में हुआ है? तो ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जहाँ पर गरम दल और नरम दल है ये फिर एक साथ आ गए थे, आपको पता होना चाहिए। सूरत अधिवेशन में 1907 की बात है, उस समय कांग्रेस में ये विभाजित हो गए थे, गरम दल और नरम दल वापस एक साथ कब आए? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में आए हैं। और यहाँ पर एक समझौता हुआ है वो मुस्लिम लीग के साथ हुआ है, आपको पूछा था मुस्लिम लीग आंसर करना था। और बाकी लखनऊ अधिवेशन में जो प्रमुख प्रस्ताव पारित हुआ था वो स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग भी इस अधिवेशन में स्वीकार की थी। अगला सवाल देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? तो सबसे पहला भाषण जो
दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद किस यूनिवर्सिटी में दिया गया था, ये पूछा है। तो ये BHU मैं बता भी चुका हूँ, रिपीटेड सवाल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये SSC का एग्जाम आया हुआ है आपकी बार 2020 में। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी जी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, बात है 4 फरवरी 1916 की, उस समय उन्होंने उद्घाटन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था। तो 4 फरवरी 1916 को BHU के उद्घाटन में इन्होंने स्पीच दिया था। और BHU के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं, एनी बेसेंट हैं, और फिर रामेश्वर सिंह और सुंदरलाल, ये हो जाएंगे इनके फाउंडर। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी का एक और सवाल है। प्रत्येक शिफ्ट में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सवाल बन रहे हैं, तो जरूर फैक्ट देख के जाना। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो सभी को पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए जो 9 जनवरी का दिन है, ये प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब देखिए आने वाले शिफ्ट में आ सकता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो वो लोग की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो कानून का अभ्यास करने के लिए 1893 में गए थे और वापस लौटे थे भारत 1915 में। 93 में गए, 15 में वापस लौट गए साउथ अफ्रीका से। अगला सवाल देखिएगा, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्कासन कौन से कोशिकांग करता है, तो कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है, वेस्ट वगैरह, और जो मृत कोशिकाओं का निष्कासन है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। वैसे लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य हो जाएगा पाचन करना होता है, और इसे कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जो मृत कोशिकाएं हैं उनका निष्कासन भी ये लाइसोसोम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केवलादेव या फिर इसे घना पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और ये एक पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा जो कि स्पेशल साइबेरिया सास आते हैं वहाँ पर साइबेरिया से, और ये सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945, आपको ऑप्शन में सन दिया गया था, वो करेक्ट करना था। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी यूएस में। वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, अमीना जे मोहम्मद है। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो वोल्केन बोजकिर हो जाएंगे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में मेंबर्स कितने हैं, सदस्य देश 193 हैं। और यूनाइटेड नेशंस है, इसका पहला क्या नाम था, तो ये लीग ऑफ नेशन को इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है यूनाइटेड नेशंस ने, और ये डिजॉल्व हो गया था लीग ऑफ नेशन 20 अप्रैल 1946 को। अगला सवाल देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये भी सवाल फिर रिपीट हो गया है। तो जय जवान जय किसान का नारा है, ये सबसे पहले 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था भारत पाक युद्ध के दौरान 1965 में। अब सवाल आ जाए कि जय जवान जय किसान साथ ही साथ जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उनके बाद ये जय किसान विज्ञान भी यहाँ पर ऐड कर दिया इन्होंने। भारत की पहली रंगीन मूवी कौन सी है, तो ये आपको पूछा है। भारत की प्रथम रंगीन मूवी हो जाएगी आपकी किसान कन्या। क्या है, किसान कन्या हो जाएगी भारत की प्रथम रंगीन मूवी, और ये मूवी आई थी 1937 में। किसान कन्या भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। इनके निर्देशक की बात करें तो मोती बी गिडवानी, निर्माता हैं अर्देशिर ईरानी। अब देखिए फिल्म से रिलेटेड आने वाले सेट में यदि सवाल बनते हैं प्रथम मूवी से, तो ये जरूर देख लेना। भारत की प्रथम मूक फिल्म जो साइलेंट फिल्म थी, ये एक तरीके से भारत की प्रथम फिल्म, ये राजा हरिश्चंद्र थी। ये 1913 में दादा साहेब फाल्के के द्वारा निर्देशित हैं। किनके द्वारा डायरेक्टेड है, ये भी आपके आ सकता है, जरूर देख के जाना। तो दादा साहेब फाल्के के द्वारा निर्देशित और निर्मित है 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म है। ये प्रथम साइलेंट या मूक फिल्म हो जाएगी। अब देखिए सवाल आ जाए कि भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म, ये तो आपकी मूक थी, अब बोलती फिल्म या फिर साउंड फिल्म कौन सी, तो अलार्म आरा, बहुत बार एग्जाम आता है। ये 1931 में। डायरेक्टर कौन थे इनके, तो अर्देशिर ईरानी इनके डायरेक्टर थे। और ये तो हो गई भारत की प्रथम बोलती फिल्म। अब विश्व में प्रथम बोलती फिल्म है द जैज सिंगर। और भारत की प्रथम टेक्निकल कलर फिल्म कौन सी, तो झांसी की रानी भारत की प्रथम टेक्निक कलर मूवी हो जाएगी। अब आ जाए कि भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी, तो माई डियर कुट्टी चट्टान, ये भारत की प्रथम 3D फिल्म हो जाएगी। और यहाँ पर बता दूं भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है, तो देविका रानी
रोरिक करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके पूछा गया था प्रथम रंगीन मूवी कौन सी है, तो मूवी से रिलेटेड और भी फैक्ट मैंने कवर कर दिया, आने वाले सेट में आते हैं तो इनसे बाहर नहीं आएगा। किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में घोषणा कब की गई थी? तो दिल्ली के रूप में भारत की राजधानी की जो घोषणा की गई थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा ये की गई थी 1911 में। तो जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की थी। अब ये घोषणा हो गई, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी है बनाया गया था वो 13 फरवरी 1931 को, उस समय वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का भारत की आधिकारिक राजधानी के तौर पर उद्घाटन किया था 1931 में। आपको पूछा था किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा कब घोषणा की गई थी, तो आप कहेंगे 1911 में। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत भारत अभियान है ये एक तरीके से ग्रामीण उत्थान के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है, संबंध की बात करें तो उद्देश्य जो 5 गांव हैं, जो गांवों का ग्रुप है, उनके साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को कनेक्ट करना, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको कनेक्ट करना है गांवों के ग्रुप के साथ, ताकि ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सकें। इसकी शुरुआत हुई थी उन्नत भारत अभियान की 2014 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो एक तरीके से ये शिक्षा से रिलेटेड योजना हो जाएगी, जो ग्रामीणों को यहाँ से विकास होने वाला है इसमें। और उन्नत भारत अभियान है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के द्वारा समन्वित की गई थी। और फिर इसके बाद एक और उन्नत भारत अभियान 2.0 है, ये वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछे हैं, सभी को पता होना चाहिए हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। स्थापना 1945 में हुई थी। उद्घाटन अधिवेशन था 18 अप्रैल 1946 को। अध्यक्ष थे अभी वर्तमान में अब्दुल कवी यूसुफ है 21 तक। वाइस प्रेसिडेंट है जू हनकिन है। सदस्य देश 193 है। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा के द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश 9 साल के लिए चुने जाते हैं। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? तो नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था। जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसलिए इन्हें फिजिक्स का 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने खोज की थी 1897 में इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट में देखिएगा, किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी एक समान घटना है? जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत बिजली है, और जो कपड़े में चिंगारी है, दोनों एक ही बात है। तो ये जो प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि बिजली और आपके कपड़ों से जो निकली चिंगारी एक ही घटना है 1752 में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट सवाल आपके पूछा गया है कि जो फतेहपुर सीकरी का कौन सा दरवाजा है जिसे अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया था? थोड़ा सेंटेंस और लंबा था, लैंग्वेज चेंज हो सकती थी, लेकिन आपको आंसर जो करेक्ट करना था बुलंद दरवाजा, जो बहुत बार रिपीट हो रहा है। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया दरवाजा बुलंद दरवाजा है, ये फतेहपुर सीकरी में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अकबर द्वारा गुजरात पर जो 1602 में ये गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या जो जन घनत्व है वो सबसे कम पूछा है? सबसे कम घनत्व किसका है राज्य का? तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। बहुत बार मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, दिल्ली पुलिस में ये सवाल रिपीट हुआ था 3 से 4 शिफ्ट में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जन घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति हैं पर वर्ग किलोमीटर एरिया में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राज्य की बात करें तो बिहार हो जाएगा। ओवरऑल सबसे ज़्यादा है वो एनसीटी दिल्ली का है, 2011 के अकॉर्डिंग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाकी राज्य के अकॉर्डिंग बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर केरला का। नेक्स्ट में देखिए, कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो लैंड बाउंड्री यहाँ पर श्रीलंका साझा नहीं करता है, बाकी चाइना, भूटान, पाकिस्तान करता है। और जो श्रीलंका, मालदीव हैं ये वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ में। लैंड बॉर्डर कौन से देश करते हैं? तो चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट में देखिएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? जितने भी राज्य हैं सभी का गठन एक बार जरूर देख के जाना ब्रीफली। तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था। इससे पहले मैं वेरियस स्टेप में बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन यहाँ से बहुत बार आता है। तो सन 2000 में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का 1987 में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का 1972 में। बाकी जो भी 1956 में गठन हुए हैं वो सभी देख के जाना। दादर एवं नगर हवेली और जो ये यूटी का हुआ है 2000
2020 में, दोनों यूटी एक साथ हो गई। अगला सवाल देखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो पीसी में कौन सा एक अनिवार्य रूप से उसकी आवश्यकता नहीं रहती है? तो ये हो जाएगा आपकी यूएसबी। बाकी रैम, रोम, सीपीयू तो अनिवार्य रूप से, मदरबोर्ड वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर यूएसबी की आपको फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने कंटिन्यू स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। तो यूएसबी की फुल फॉर्म बता देना। बाकी इसमें पूछा था कौन सा एसेंशियल नहीं है, तो ये यूएसबी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इनके फादर माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। और भारत में जो श्वेत क्रांति है, इनके जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। और ओवरऑल बात करूँ तो भारत की होगी हरित क्रांति की कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वैश्विक जो हरित क्रांति हुई थी, उनके जो जनक हैं, उनके पिता है कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। एक आपके इस टाइप से सवाल था जो आप कंप्यूटर से में कह सकते हो या फिर मैथ का भी काउंट कर सकते हो कि आपके पास 1.78 GB का पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है 2 MB पर सेकेंड। तो पूरा डेटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा? बाद में स्टूडेंट बताया कि यहाँ पर 1 GB बराबर दे भी रखा था कि आपको 1000 MB काउंट करना है, न कि 1 GB बराबर 1024 MB। तो इसके अकॉर्डिंग और ईजी हो जाएगा। आपके 1.78 GB को आप कर सकते हो 1780 MB। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर डाटा स्पीड है 2 MB पर सेकेंड, मतलब 2 MB डाटा ट्रांसफ़र करने में समय 1 सेकेंड का लग रहा है। 1 MB के लिए कितना समय लगेगा? तो 1 MB के लिए इसका आधा, हाफ सेकेंड हो जाएगा। आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हो 1780। ओके, तो 1780 MB का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए समय कितना लगेगा? तो 1780/2 सेकेंड। इस टाइप से हो सकता है डाटा अलग हो, लेकिन इस टाइप से एक सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिएगा, भाला फेंक, बाद में कन्फर्म किया स्टूडेंट ने, गोला फेंक था वहाँ पर भाला नहीं। तो गोला फेंक में रजत पदक विजेता जो समर ओलंपिक की बात हो रही है, तो 2016 का जो समर पैरा ओलंपिक, ओके, तो पैरा ओलंपिक जो रियो डे जेनेरियो में हुआ था 2016 का ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, उसमें गोला फेंक जो शॉर्ट पुट है उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो शॉर्ट पुट की बात करें, सिल्वर मेडल जीता है दीपा मलिक ने, जो वुमेन शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल जीता है गोला फेंक में। अब देखिए गोल्ड मेडल है पैरा ओलंपिक 2016 में, भारत के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे। एक तो देवेंद्र झाझरिया ने जीता है जो कि जेवलिन थ्रो में जीता है, भाला फेंक में देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल जीता है। और बाकी जो मरियप्पम थंगावेलु हैं, इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल। तो पैरा ओलंपिक में भारत की 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर हो जाएगी तो शॉर्ट पुट में दीपा मलिक ने, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 4 मेडल इस प्रकार से जीते हैं। वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि ये रियो डे जेनेरियो में आयोजित हुए थे पैरा ओलंपिक 2016, और भारत की इसमें रैंक रही थी 43वीं। अब देखिए 2016 में रियो ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये पैरा ओलंपिक थे। ये ओलंपिक में 1 सिल्वर भारत में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज जीता है साक्षी मलिक ने रेसलिंग में। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन 4 एग्जैक्ट नहीं मेरे, लेकिन एक ऑप्शन ये प्रोजेक्टर बता रहे स्टूडेंट, बाकी OCR है, 2 ऑप्शन बता रहे हैं। तो प्रोजेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस है। बाकी OCR मैं बता चुका हूँ, OCR हो गया, OMR हो गया, IMCR है, बारकोड रीडर है, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ था। ये स्टेटमेंट किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, जो नरक तक बचाने से लिए हुआ है। ये स्टेटमेंट है डैग हैमरशोल्ड ने ये कहा था। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 की बात करें तो लॉन्च हुआ था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट कौन सा था? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XL, ये C11। तो PSLV XL C11 चंद्रयान फर्स्ट का रॉकेट हो जाएगा। कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ है। और इसके बाद जो चंद्रयान सेकंड की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को। आने वाले सेट में जरूर आएगा। यहाँ से लॉन्च डेट हो गई आपकी 22 जुलाई 2019। जो लैंडिंग डेट है, लैंडिंग हुआ था ये 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट GSLV Mark 3 M1 था, विक्रम लैंडर था और रोवर था प्रज्ञान।
अगला सवाल देखिए, स्वेज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया था? तो ये ओपन हुई थी 1868 में, 17 नवंबर 1868 में ओपन हुई थी। वैसे इसका निर्माण 1859 से 1869 तक हुआ है। स्वेज नहर का निर्माण है। ये नहर किसको कनेक्ट करती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। टोक्यो ओलंपिक में टॉर्च रैली कहाँ से शुरू होगा? तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक में टॉर्च रिले शुरू हो रहा है वो आपके 25 मार्च 2021 से होगा। आपको पूछा कहाँ से हो रहा, तो वहाँ पर ऑप्शन में फुकुशिमा था, तो फुकुशिमा आपको करेक्ट करना था। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होंगे जापान में, उसमें जो टॉर्च रैली है ओलंपिक की वो होने वाली है फुकुशिमा, वहाँ की जो जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में 25 मार्च 2021 से। फुल फॉर्म ऑफ सोनार की फुल फॉर्म पूछिए तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। रडार की पूछ ले तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। अब देखिए सोनार से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, कौन सी वेव्स का होता है? तो पराध्वनि तरंगे हैं, या फिर कह सकते हो अल्ट्रासोनिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनका उपयोग होता है जो जल के भीतर जो पिंड हो गया उनकी डायरेक्शन, दूरी और वेग का पता करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, एक इस टाइप से इकोनॉमिक से सवाल पूछा गया था कि द गुड्स विच आर नॉट फॉर कंज्यूम है, उसका उपभोग तो नहीं होता है। कौन सी गुड्स हैं? उपभोग नहीं होता लेकिन उससे प्रॉफिट जरूर होता है, तो कैपिटल गुड्स हो सकती हैं, जो कि अचल संपत्ति, इमारतें वगैरह हैं, वो सभी कैपिटल गुड्स हैं। तो ये इसका आंसर आई थिंक हो सकता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है जो कि केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर उसका नाम रखा गया है? तो भारत का सबसे बड़ा, और उसमें ये भी दिया हुआ है कहा कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, जो कि केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर नाम रखा गया है, तो बाणासुर सागर बांध है। इनका नाम महाबली के पुत्र बाणासुर के नाम पर रखा गया है, जो कि स्थानीय हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार केरल का एक बहुत ही सम्मानित राजा था। और ये भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बाणासुर सागर बांध, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपकी हो जाएगा जो काबनी रिवर है उनकी सहायक नदी है उस पर बना हुआ है 1979 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? ये फिर सवाल रिपीट हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट है, ये सोवियत संघ के सहयोग से, USSR के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर? झारखंड में है। सवाल आ जाए कि भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में, वो किसके सहयोग से हुआ? तो वो भी USSR के सहयोग से हुआ है। तो किन के सहयोग से? USSR के सहयोग से 1959 में हुआ है। तो भिलाई का हो गया, बोकारो का हो गया, दोनों ही रशिया के सहयोग से। अब देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल राउरकेला का भी है। तो राउरकेला है जो स्टील प्लांट है, ये किसके सहयोग से हुआ? तो ये जर्मनी के सहयोग से हुआ है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1955 में। बाकी जो भी स्टील प्लांट हैं जैसे दुर्गापुर का हो गया, तो ये पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है, इसको इस्पात कारखाना है, ये पश्चिम बंगाल में है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ये सभी स्टील प्लांट है वो स्थापित हुए थे। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? तो विवेक एक्सप्रेस है। ये एक श्रृंखला है ट्रेनों की, जिसमें इस प्रकार से ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस हो गई, और ओखा टूटिकोरिन विवेक एक्सप्रेस है। ये सभी 4 प्रकार जो विवेक एक्सप्रेस एक श्रृंखला है, विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे नेटवर्क पर, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन सीरीज हो जाएगी। विवेक एक्सप्रेस आपको करेक्ट करना था। इसकी घोषणा 2011-12 के रेल बजट में हुई थी, और उद्घाटन 2013 में होने वाली स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए इस ट्रेनों को शुरू किया गया था। अगला सवाल, 1977 से 1979 तक भारत की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? तो आई थिंक इसका आंसर कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में था तो आप बताना कमेंट करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। भारत के उप प्रधानमंत्री हैं। 1969 से 1979 तक वैकेंट था, किसी को कोई भी नहीं था। उसके बाद जो बने थे, जो 1979 की बात करूं तो उस समय जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चरण सिंह और जगजीवन राम हैं। ये 24 जनवरी 1979 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहे थे। बात करें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो वल्लभ भाई पटेल, सभी को पता होना चाहिए, 1947 से 1950। उसके बाद फिर वैकेंट हो गया, रिक्त हो गया 1950 से 1967 तक। उसके बाद सेकेंड डिप्टी PM बने थे मोरारजी देसाई 67 से 69 तक। फिर यहाँ पर वैकेंट हो गया
1969 से 79 तक। फिर यहाँ पर तीसरे और चौथे हो जाएंगे चरण सिंह और जगजीवन राम, और अंतिम है वो लाल कृष्ण आडवाणी है 2002 से 2004 अब तक, उसके बाद वैकेंट ही है। नासा में 1958 में कार्य करने वाले किस जीवित वैज्ञानिक जो अभी भी जीवित हैं उनके नाम पर एक उपग्रह का नाम रखा गया था? तो इस टाइप से ये ऑप्शन थी। तो इसमें केपलर का तो नहीं है अभी जीवित ये। बाकी आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट इस टाइप से था या फिर उसमें लैंग्वेज चेंज की गई थी। अमेरिका में यहाँ पर इस टाइप से बताया गया था कि नासा से काम करते थे 1958 में, उनके नाम पर एक सैटेलाइट का नाम रखा गया है। किसी को आंसर पता जरूर बताना, मैं PDF में इंक्लूड कर दूंगा। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है? MS एक्सेल में जो भी होती है सीट वो स्प्रेडशीट रहती है, डाटा एंटर करते हैं वो स्प्रेडशीट कहलाती है, तो MS एक्सेल में प्रयोग होता है। फिर एक आपके सवाल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये ऑप्शन दिए गए थे कौन सा विद्युत ऋणात्मकता है? तो नॉन मेटल में आंसर करेक्ट हो जाएगा। नॉन मेटल है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल से भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा फ्लोरीन, FON आपको पता होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन, फिर आपकी नाइट्रोजन। इस प्रकार अगला सवाल है कि ई-वे बिल किससे संबंधित है? तो ई-वे बिल हैं ये एक तरीके से GST के तहत बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती हैं। मतलब ये एक तरीके से GST टैक्स लगता है जो वस्तुएं आप सामान जो भी रहते हैं वो 50,000 से अधिक रुपए के जो सामान है वो सड़क, रेल, एयर या जल मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है ना, तो वहाँ पर एक टैक्स लगता है जो ई-वे बिल हो जाएगा। जो हस्तांतरण वस्तुएं होती हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसके दौरान जो टैक्स लगता है ई-वे बिल, ये पूछा था। और एक आप कमेंट करके बताना कि इससे रिगार्डिंग कोई सवाल था क्या? जर्मनी में जो स्टील प्रोड्यूस होती है वो कौन सी स्टेट में या फिर सिटी में सबसे ज़्यादा होती है? 80% स्टील है, ये कमेंट करके बताना। बाकी टोटल 38 यहाँ पर सवाल जीके की कवर हो चुके हैं। एक ये मैथ का स्टूडेंट ने सवाल भेजा था, बाकी जो भी भेजेंगे वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और मिलते हैं ऑल शिफ्ट की वीडियो के साथ, जो 16 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। धन्यवाद।